और मैं कह दूं आज का क्लास में दो ऐसा सवाल है जो हम लोग करने वाले हैं, वो पक्का 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 रिपीट होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, once again a very warm welcome to yet another grappling session of CA Foundation Law with CA Law Easy with CA Shomadipta Das, where we make your lives easy by making CA Law easy. Okay, आज का सेशन में हम लोग जैसे आप देख पा रहे हो सोगा करेंगे। सो मत जाना, जग जाओ। सोगा का मतलब हो गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसका एब्रीविएशन हो गया सोगा, और ये 1930 का एक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का एग्जाम के लिए। मैं ऑलरेडी कुछ होमवर्क करके रखा हूं, देख पा रहे हो कि मैं लिख के रखा हूं यहाँ पे सितंबर 24 एंड जून 24 का पेपर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसीलिए पीपी लिखा हुआ है, पास पेपर। ओके, नाउ मैं बता दूं हम लोग का मकसद यही है कि हर एक एक्ट में जो पास 2-3 टर्म्स में क्वेश्चंस आया है और आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर में जो सवाल आया है वो सवाल अच्छे से कर लेना, जाके एग्जाम में भी वैसा ही सवाल आने वाला है जनवरी 2025 में। और मैं कह दूं आज का क्लास में दो ऐसा सवाल है जो हम लोग करने वाले हैं, वो पक्का 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 रिपीट होने वाला है। ऐसा भी सवाल हम लोग डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में, कंपनीज एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ऐसा सवाल छुपा हुआ है। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और देखिए पास्ट लेसन्स। ओके, विदाउट फर्दर एड्यू मैं चालू कर रहा हूं आज का पहला सवाल सोगा का रिवीजन का पास्ट पेपर से, यानी कि सितंबर 2024 का पहला सवाल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज क्वेश्चन 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 देखते हैं और समझते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 बोल रहा है आरके ट्रेडर्स, मेसर्स आरके ट्रेडर्स जो बायर है कॉन्ट्रैक्ट किया है सीके ट्रेडर्स के साथ, सेलर के साथ, फॉर परचेजिंग 2000 किलो ऑफ बासमती राइस स्पेसिफिकली ग्रोन इन छत्तीसगढ़ स्टेट। सर डिस्क्रिप्शन बोल दिया, हाँ ज्योग्राफिकल लोकेशन बोलना भी एक डिस्क्रिप्शन ही है। मेरे को असम टी चाहिए, तो असम टी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ टी विच आई वांट टू बाय। सो यहाँ पे आरके ट्रेडर्स जो कि बायर है सीके ट्रेडर्स को कह दिया कि मेरे को छत्तीसगढ़ का बासमती राइस चाहिए और क्वांटिटी भी बता दिया 2000 किलो, और बोला सिर्फ यही नहीं, बोला पैक कर देना उसको पिंक कलर बैग्स में, to be packed in pink color bags of 25 kilo each, and to identify the place of origin by specifying the mode of packing। ये जो कलर है जाके वो प्लेस ऑफ ओरिजिन एयरमार्क कर पाए, उसका पास कलर कोडिंग है शायद, वो कलर कोड कर दिया, बोला पिंक होगा, छत्तीसगढ़ से बासमती चावल जो आएगा उसका कलर कोड। द सेलर अग्रीड, सर बहुत बढ़िया, सेलर तो अग्री कर गया, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पैकिंग ऑफ राइस ग्रोन इन छत्तीसगढ़ स्टेट। हाउएवर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, सेलर का आदमी है, सेलर का एम्प्लॉई है। द स्टाफ ऑफ द सेलर पैक्ड द क्वांटिटी ऑफ 1800 किलो ऑफ बासमती राइस ग्रोन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टाफ ने गड़बड़ी कर दिया सर, स्टाफ सेलर एग्री करने के बाद पैक कर दिया 1800 किलो बासमती चावल महाराष्ट्र का व्हाइट कलर बैग्स में, एंड 30 किलो ईच। तो देखो दो चीज, क्वांटिटी 25 किलो का बैग नहीं है, पिंक बैग नहीं है, और बासमती चावल छत्तीसगढ़ का भी नहीं है, पूरा गड़बड़ा गया सर। एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी 200 किलो छत्तीसगढ़ स्टेट का पिंक कलर में 25। सो सर 200 किलो तो ठीक है, हाँ 1800 किलो पूरा गड़बड़ है। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, whether the buyer has the right to reject the entire quantity by the seller, supplied by the seller. On the other hand, what is the remedy available to the buyer if he has to accept the entire quantity to fulfill his other contracts with other parties? सर केस स्टडी बेस्ड इनडायरेक्ट सवाल है।
आपका टिप्पणी रहता है, मेरा विशेष टिप्पणी हर बच्चों के लिए रहता है कि देखो, case study based answers should be structured in 3 parts. Part 1 is the provision of the law which is getting attracted in the relevant case study. Part 2 is where we discuss the facts of the case and relate it to the provision in law. And part 3 is the conclusion clearly written. तो सर ये 3 पार्ट में अगर आंसर को लिखे तो एक बार दिखाइए। देखो आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर सेम रहेगा, खाली स्ट्रक्चरिंग का सोचो। यहां पे पहले मैं बता दूं कंडीशंस, ये तो कंडीशंस का सवाल है और ये कोई रिटन कंडीशन नहीं है, इंप्लाइड कंडीशन है। मैं बता दूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग पढ़े थे 2 तरह का स्टिपुलेशंस हो सकता है। गुड्स को सेल करते वक्त 2 टाइप्स ऑफ स्टिपुलेशंस में अराइज, स्टिपुलेशंस व्हिच आर एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टिपुलेशंस व्हिच आर ऑप्शनल। एसेंशियल नहीं है बट कोलैटरल है। जो एसेंशियल है, मैंडेटरी है, वैसा स्टिपुलेशन को हम लोग बोलते हैं कंडीशंस। जो ब्रीच होने पे कॉन्ट्रैक्ट को खारिज किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, वैसा स्टिपुलेशन को अपने बोलते हैं कंडीशंस। और जो स्टिपुलेशंस एसेंशियल नहीं है बट कोलैटरल टू द मेन पर्पस है, वैसा स्टिपुलेशन को हम लोग बोलते हैं वारंटी। ओके, सो conditions are essential to the main purpose. What's a stipulation? और देखो breach of condition may make the contract rescind कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है। कौन? बायर बोलेगा कंडीशन नहीं माना गया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। और जहां पे वारंटी इज अ स्टिपुलेशन which is essential to the, not essential sir, लैंग्वेज ठीक कीजिए, हाँ बेटा, which is collateral to the main purpose. And breach of warranty, I tell you, breach of warranty होने पे, ब्रीच ऑफ वारंटी होने पे कॉन्ट्रैक्ट को रेसिन नहीं किया जाएगा बट डैमेजेस यू मे सीक। और मैं बता दूं समटाइम्स द बायर मे ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन as a breach of warranty. सर ये प्रोविजन इतना लंबा चौड़ा है, नहीं, प्रोविजन में ये सब नहीं लिखना है बेटा, प्रोविजन में ये सब नहीं लिखना है। प्रोविजन में यू नीड नॉट राइट ऑल दीज थिंग्स। इतना जो मैं लिखाया ये प्रोविजन में नहीं लिखना है। ये मैं क्यों लिखाया? आपको समझाने के लिए क्या प्रोविजन इन लॉ है। यहां पे तो प्रोविजन सिंपल सा है, कंडीशन था एज टू डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी के आपको जब आंसर लिखना है, आपका प्रोविजन इन लॉ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ब्लू इंक में मैं जो लिख रहा हूं, प्रोविजन इन लॉ टू द क्वेश्चन विच वी जस्ट डिड, जहां पे बासमती चावल छत्तीसगढ़ स्टेट का
2000 किलो सेलर को देना है पिंक बैग्स ऑफ 25 किलो ईच में, वहां पे आपको यही लिखना है कि कंडीशन एज टू description of goods is implied by law, और उसके साथ साथ आपको लिखना है इन केस इट इज ब्रीच्ड द बायर में rescind द कॉन्ट्रैक्ट द होल ऑफ इट। ऐसा नहीं होगा कि 200 किलो आप रख लीजिए, 200 किलो कंप्लाई कर रहे हैं, बाकी 1800 किलो महाराष्ट्र का चावल ले तो वो ना लेने से चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पूरा 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 कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है कौन? बायर। बट अगर बायर का ऑब्लिगेशन है, बायर को किसी और को वादा करके रखा है बायर के उसको चावल देगा, तो बायर इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन ना बोल के ब्रीच ऑफ वारंटी मान के डैमेज ले लेगा। ऑल्टरनेटिवली द बायर में क्लेम डैमेजेस। तो ये प्रोविजन इन लॉ के साथ फैक्ट्स ऑफ द केस को अगर मैरी करो तो यहां पे जो बायर है, बायर बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 था बायर क्या कर सकता है, क्या पूरा कैंसिल कर सकता है? द आंसर इज यस। बायर बोलेगा मेरे को 2000 किलो बासमती चावल छत्तीसगढ़ का चाहिए था, पिंक बैग्स ऑफ 25 किलोज ईच में, ये अगर नहीं मिलता है तो मेरा कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मीट नहीं हो रहा है, तो आई कैन rescind the whole contract as breach of condition will give me the power. But if the buyer has to supply to someone else and due to that obligation the buyer accepts the whole lot, buyer may claim damages by treating the breach of condition as breach of warranty. यही आंसर है सर, यही आंसर है सर। एक बार आंसर दिखाएंगे, देखो देख तो सकते हो बट खुद भी लिख सकते हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और देखो वही लिखा हुआ है, therefore the buyer has right to reject the entire quantity of basmati rice। फैक्ट्स ऑफ द केस बीच वाला में बोल दिया और पहले बोला इंप्लाइड कंडीशन है सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। और सेक्शन नंबर में हर बार कहता हूं याद रहे तो लिखो, याद नहीं तो मत लिखिए, गलत लिखने से बेहतर है ना लिखना। ओके, नाउ सेकंड पार्ट का आंसर क्या है सर? सेकंड पार्ट का वही बोला कि अकॉर्डिंग टू द इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, बट इफ द बायर सो इलेक्ट्स he may treat it as a breach of warranty। breach of warranty treat कर सकता है, hence he may accept the entire quantity to fulfill his other contracts with other parties and claim damages। okay sir, clear है? okay, ऑल राइट सर। अभी बताइए जो नेक्स्ट सवाल है वो कहां पे है? नेक्स्ट सवाल इज ऑन क्वेश्चन 4। तो पहला सवाल पूरा क्लियर हो गया बच्चों। देखो पहला सवाल में हम लोग वही किए कि 4 मार्क का सवाल था केस स्टडी बेस्ड, एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 4A1 एंड 4A2 है जो कि सितंबर 2024 में ही आया हुआ है। और देखते हैं सेकंड सवाल। पहला क्वेश्चन था इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय वे ऑफ डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन का सवाल था। ओके सर, क्वेश्चन 4। तो देखो क्वेश्चन 4 क्या चीज का सवाल है, देखो मैं कह दूं बहुत लोग को लगता है जो सवाल रिपीट नहीं होता है सीए में 2 टर्म में कंसेक्यूटिवली। मैं बता दूं ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, एग्जामिनर को ऐसा कोई थंब रूल अप्लाई नहीं करके क्वेश्चन बनाना है कि रिपीट ना हो 2 साल बैक टू बैक। बैक टू बैक रिपीट हो ही सकता है सर, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अगर बैक टू बैक रिपीट हो गया। ओके सर, अभी
क्वेश्चन 5 का ए का 1 एंड 2। सर क्वेश्चन 4 नहीं था, नहीं क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 5 का ए का 1 एंड 2 पढ़ते हैं। 7 मार्क्स। लास्ट टर्म सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कम सवाल आया था, बट उसके पहले वाला टर्म में ज्यादा सवाल आया था। लगभग 15 से 20 मार्क्स का सवाल आ सकता है इस टर्म में। 15 मार्क्स तो आना ही है, 10 to 15 मार्क्स तो सेल ऑफ गुड्स से आना ही है। और मैं बता दूं, रिपीट लेके मैं इसलिए बात किया, जून 2024 में सेल और रिटर्न बेसिस का सवाल आया था, और 2024 का सितंबर में भी सेल और रिटर्न बेसिस का सवाल आ चुका है। और देखो वही है, क्वेश्चन 5 का 1 इज जस्ट दैट। ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस का सवाल बोला है। अशोक अ ट्रेडर delivered his camera to मंगेश on sale और रिटर्न बेसिस। अशोक ने मंगेश को सेल और रिटर्न बेसिस में डिलीवर किया कैमरा। मंगेश ने ये कैमरा राहुल को दिया ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। देखो डिफरेंस है, सेल और रिटर्न मतलब मैं आपको दिया, आप 1 महीने के अंदर, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अगर मेरे को वापस नहीं करते हो, रिटर्न नहीं करते हो, तो मैं मान लूंगा ये सेल हो चुका है। और अगर रिटर्न कर देते हो ये सेल नहीं हुआ है। और अगर एक्सपायर कर गया पीरियड और आप सेल भी नहीं किए, मतलब आप अप्रूव भी नहीं किए गुड्स को और रिटर्न भी नहीं किए, तो मैं मान लूंगा ये सेल हो गया है। ठीक है, तो ये रूल हम लोग पढ़े, सेल और अप्रूवल बेसिस में अगर सेल होता है तो। ठीक है, और कभी कभी सेल मान लिया जाता है, डीम किया जाता है कब, जब बायर या जिसको गुड्स दिया गया है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, रिसीवर ऑफ गुड्स, वो अगर कुछ ऐसा काम करे जिससे कि पता लगता है कि उसका इंटेंशन है सेल को अप्रूव करना या सेल मान लेना। जैसे कि वो प्लेज कर दिया गुड्स को जाके, जैसे कि वो गुड्स को रीसेल कर दिया, तो तब तो इंटेंशन क्लियर है कि वो गुड्स को बाय कर लिया। ठीक है, तो यहां पे देखो मंगेश को गुड्स मिला सेल और अप्रूवल बेसिस में अशोक से कैमरा, और मंगेश ने ये फर्दर सेल और रिटर्न बेसिस में नहीं, सेल ऑन कैश ओनली या फिर रिटर्न, सेल ऑन कैश ओनली या रिटर्न में मंगेश ने राहुल को कैमरा दे दिया और राहुल डिलीवर किया विशाल को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस में। सर मतलब राहुल लिया सेल ऑन कैश ओनली और रिटर्न में, और राहुल विशाल को दिया सेल और रिटर्न में, फर्क है। और अशोक ने भी मंगेश को दिया सेल और रिटर्न बेसिस में, सेल ऑन कैश ओनली में नहीं, फर्क है। ओके, नाउ आई टेल यू, फर्क यही है कि मंगेश जो गुड राहुल को दिया, सर थोड़ा समझाइए यहां पे। हाँ बिल्कुल, तो देखो क्वेश्चन 5 का ए का 1 सितंबर 2024 का पेपर का सेल और अप्रूवल बेसिस, सर सेल ऑन अप्रूवल नहीं, सेल और रिटर्न, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सर पूरा फैक्ट समझाइए। यह है अशोक ने दिया किसको, यह है मंगेश, सेल और रिटर्न, सेल और रिटर्न बेसिस में दिया क्या, कैमरा। यही चीज मंगेश ने राहुल को दिया सेल ऑन कैश ओनली और रिटर्न में, और रिटर्न कर दो। एंड राहुल ने ये कैमरा विशाल को दे दिया सेम सेल और रिटर्न में, और ये कैमरा विशाल खो दिया, लॉस द कैमरा, कैमरा गायब। देखो कैमरा ऑन नहीं है,
पहले था ये कैमरा, ये गायब हो गया। अभी सोचिए कि ये कैमरा जब लूज किया विशाल ने ड्यू डिलीजेंस देख के रखा था, ड्यू डिलीजेंस के साथ रखा था, अपना समझ के केयर के साथ प्रॉपर केयर लेके रखा था, फिर भी खो गया, हो सकता है ना। अभी मेरे को बताइए क्या होगा, सवाल यही पूछ रहा है कि क्या होगा, ये जॉइंट लाइबिलिटी होगा क्या अशोक के तरफ फ्रॉम मंगेश, राहुल एंड विशाल, या फिर सेवरल लाइबिलिटी होगा, अलग अलग से लाइबिलिटी होगा। हु विल बी लायबल, कौन किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, कौन आखिर में ये लॉस उठाएगा। सवाल का जवाब बहुत इजी हो जाएगा एक बार समझने पे, और एक बार समझने पे फैक्ट्स को, कि अशोक ने मंगेश को सेल और रिटर्न बेसिस में बोला कैमरा ले ले, 1 महीना समय ले, एग्जाम्पल ले रहा हूं, सवाल में बोला नहीं है, 1 महीना समय लो और कैमरा को एक्सेप्ट कर लो या फिर रिजेक्ट कर दो, और 1 महीना हो गया और तुम रिजेक्ट भी नहीं किया, कैमरा भी एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो सेल मान लूंगा। मंगेश ने राहुल को ये नहीं बोला, मंगेश ने ऊपर जाके बोला, मंगेश बोला कि ये सेल ऑन कैश ओनली होगा, सेल बोलने से ही कैश देना पड़ेगा या फिर रिटर्न करना पड़ेगा। और देखो राहुल ने ये ले लिया, कैमरा ले लिया राहुल ने, बट कैश नहीं दिया, मतलब वो कैश नहीं दिया मतलब वो सेल नहीं मान रहा है, साफ साफ कह दिया वो सेल नहीं है, क्योंकि सेल तो तभी होगा जब कैश देगा। तो राहुल ने बाय नहीं किया, he did not buy because he did not pay cash, and once again after receiving the goods he gave it to विशाल, जिसने गुड्स खो दिया, और विशाल का भी नॉर्मल सेल और रिटर्न बेसिस था। तो मंगेश का ये राहुल को कैमरा देना, मंगेश से राहुल का ट्रांसफर जो हुआ, ठीक है, मंगेश से राहुल का ट्रांसफर जो हुआ है ये वाला, दिस इज क्लियरली अ सेल, बिकॉज मंगेश राहुल को बोला कैश पे सेल होगा या रिटर्न होगा, यानी कि सेल करने का इंटेंशन से ही वो राहुल को दिया, ठीक है, यानी कि रिस्क जो है वो मंगेश का हो गया, यानी कि बायर मंगेश हो गया। तो सर इसका आंसर कैसे लिखना है, देखो आंसर ऐसे लिखना है, सर क्वेश्चन तो फुल कीजिए। द कैमरा विच वॉज इन पोजिशन ऑफ विशाल वॉज लॉस्ट बाय थेफ्ट though he exercised due care for the safety. Vishal ne, referring to provisions of SOGA, analyze the situation and advise whether Mangesh, Rahul or Vishal are jointly or severally liable to pay the price of the camera. Okay sir. Sir बताइए आंसर। तो देखो as per provision in law पहले लिखना पड़ेगा, फिर facts of the case and फिर conclusion। तो देखो provision of law जो है वो तो clear है, on approval or sale or return basis, the property therein passes to the buyer when he does something to the good which is equivalent to accepting the goods, that is he pledges or sells। मैं बोला referring to the above provision, since Mangesh, who had taken delivery of the camera on sale or return basis and delivers the same to Rahul on sale for cash only or return, has attracted the third condition, that means वो जैसे ही राहुल को दिया ये क्या बन गया, ये मंगेश अप्रूव कर लिया, किसको अप्रूव कर दिया, अशोक को। he has done something to the goods which is equivalent to accepting the goods, example he pledges or sells the goods, therefore the property therein now passes to मंगेश का हो गया। अब राहुल डिलीवर किया इसको विशाल को on a sale or return without paying cash to मंगेश। अभी देखो यही कैच था, since Rahul did not pay cash and had not exercised the option to purchase, because राहुल को परचेस करने के लिए कैश ही देना पड़ेगा, ओनरशिप ऑफ द कैमरा डिड नॉट पास टू राहुल, और ओनरशिप अगर पास राहुल को नहीं किया तो विशाल को भी नहीं करेगा, जाहिर है। Therefore Rahul is not liable to pay the price of the camera either, और विशाल did not accept the goods
and the camera was lost by theft despite his due care. ऐसा नहीं है उसका नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है. विशाल is also not liable. तो liable सिर्फ और सिर्फ मंगेश होगा. Therefore, Mangesh is solely liable to pay the price for the camera. क्लियर है? तो ये था दूसरा सवाल. मैं जैसे कि कह रहा था, I was saying that रिपीट नहीं होता है टॉपिक्स, ऐसा मत सोचिए. सीए में सीए ऐसा एग्जाम है कि रिपीट भी होता है, और इसीलिए मैं 2024 का जून का पेपर भी थोड़ा रखा हूं दिखाने के लिए कैसा सवाल आया था. वी विल डिस्कस सितंबर 2024 इमीडिएट पास्ट पेपर जो हम लोग कर रहे हैं. ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो है 5A का 2. देखो 5A का 2 बहुत इजी चीज है. 5A का 2 बोल रहा है कि अंसारी ऑफ जयपुर 100 स्मार्ट टीवी बेचा 50,000 करके बाबूराम को, और डिलीवरी किया चेतन को. अंसारी ने ए ने बी को बेचा, जयपुर का ए और दिल्ली का बी, 100 स्मार्ट टीवी सेट्स, और सी को बोला डिलीवर करके आओ. सी कौन है? ट्रांसपोर्टर है, करियर है, गुड्स कैरियर. ठीक है, अब गुड्स कैरियर को बोला तुम देके आओ. बाबूराम फर्दर ये 100 टीवी सेट्स को श्यामलाल को भेज दिया. बाबूराम बायर है और वो श्यामलाल को भेज दिया. ऑन रीचिंग द गुड्स एट डेस्टिनेशन, चेतन ने बाबूराम के पास गुड्स लेके पहुंचा. ऑन रीचिंग गुड्स उसने नहीं दिया. तो सर चेतन ने बाबूराम को गुड्स नहीं दिया? नहीं. तो सर इसको भी थोड़ा ड्रॉ करके समझाइए. बिल्कुल, आइए ड्राइंग करते हैं. फैक्ट्स ऑफ द केस 5A2. 5A2 बोल रहे हैं कि अंसारी ऑफ जयपुर 100 स्मार्ट टीवी सेट्स, स्मार्ट टीवी का 100 पीस 50,000 पर सेट सेल किया. किसको? बाबूराम ऑफ दिल्ली. और बाबूराम ऑफ दिल्ली फर्दर श्यामलाल को बेचा 60,000 पर सेट. मुनाफा हो गया 10,000 पर सेट का. ओके, नाउ सवाल यह है कि ये जो गुड्स है, ये गुड्स ए ने उसको भेजा गुड्स कैरियर सी फॉर कैरियर. अब कैरियर यहां पे बाबूराम के पास पहुंच गया, बट पहुंच के रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया. रॉन्गफुली रिफ्यूज कर दिया. देखो रॉन्गफुली शब्द है. लॉ में मैं बोलता हूं टेक्निकल वर्ड्स आर सो इंपॉर्टेंट. एक वर्ड हट जाएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, प्रोविजन इन लॉ चेंज हो जाएगा, जजमेंट चेंज हो जाएगा. रॉन्गफुली रिफ्यूज किया गुड्स देने को. किसको? बाबूराम को. चेतन ने, सी फॉर चेतन ने. अभी पूछा गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्रोविजन पढ़ के बताओ, इंटरप्रेट करके बताओ एज अ सीए स्टूडेंट कि ये क्या होना चाहिए. यहां पे ये नहीं, सिर्फ और भी चीज पूछा है. चलो पढ़ते हैं, अभी सवाल को आसान लगेगा. अंसारी ऑफ जयपुर सोल्ड 100 टीवी सेट्स टू 50,000 टू Baburam of Delhi. He delivered the TV sets to Chetan at Transport Courier for transmission to Baburam. Baburam further sold these 100 TV sets to Shyamlal at 60,000 per set. 60,000 per set. On reaching the goods at destination, Baburam demanded delivery, but Chetan wrongfully refused to deliver the goods to Baburam. ठीक है? And that is why he failed to deliver the TV sets to Shyamlal. Baburam Shyamlal को नहीं दे पाया and suffered a huge loss, of course, on account of non-delivery. Ansari came to know about this. अंसारी जैसे ही पता चला, अंसारी चेतन को फोन किया और बोला डिलीवर मत करो बाबूराम को, बाबूराम तो पैसा नहीं देगा डिलीवरी लेने के बाद. एंड री डिलीवर द गुड्स टू हिम एट जयपुर. अभी
दो सवाल पूछा गया है। वेदर अंसारी जो सेलर था ओरिजिनल हैज द राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, एंड नंबर 2 whether बाबूराम कैन क्लेम लॉस सफर ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम अंसारी। 3 मार्क का सवाल है जी। ओके, सो दो सवाल है। सवाल नंबर 1 बोल रहा है कि वेदर, क्वेश्चन 1, वेदर अंसारी हैज द राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट। देखो मैं बता दूं, और दूसरा बाबूराम का कुछ डैमेजेस क्लेम क्या कर पाएगा, उसका नुकसान का भरपाई क्या हो पाएगा और कैसे हो पाएगा। देखो मैं बता दूं, बहुत सिंपल सा आंसर है। आंसर 1 वर्ड में देने से पहले प्रोविजन इन लॉ समझते हैं। मैं बता दूं, गुड्स इन ट्रांजिट का स्टॉपेज का राइट, stoppage of goods in transit can only be exercised when the goods are in transit. Precondition number 1, goods can only be stopped in transit when the goods are in transit. अगर goods transit में ही नहीं है तो right of stoppage in transit कैसे फैलाओगे? ओके, तो यहां पे क्या goods transit में है? मैं बता दूं, goods इन ट्रांजिट नहीं रहेगा जब रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू डिलीवर होगा। गुड्स कैरियर अगर रॉन्गफुली रिफ्यूज कर देता है टू डिलीवर द गुड्स, दैट वेरी मोमेंट द गुड्स आर नॉट इन ट्रांजिट, दैट वेरी मोमेंट द गुड्स आर नॉट इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज लैप्सिंग। यानी कि सर बहुत सीधा चीज है कि राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट खो बैठेगा अंसारी द मोमेंट गुड्स विल नॉट सीज टू बी इन ट्रांजिट, एंड गुड्स विल सीज टू बी इन ट्रांजिट द मोमेंट देयर इज अ रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू डिलीवर द गुड्स। और यहां पे वही हुआ है फैक्ट्स ऑफ द केस, और मैं कंक्लूजन बोल दिया, अंसारी गुड्स को स्टॉप इन ट्रांजिट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन 2, क्या डैमेजेस मिल पाएगा बाबूराम को? बिल्कुल मिलना चाहिए ना, बाबूराम का थोड़ी ना कोई दोष है। रॉन्गफुल था गुड्स कैरियर, रॉन्गफुल था सेलर। बाबूराम तो सेलर का बात पे आके बेच दिया गुड्स श्यामलाल को, और उसका मुनाफा भी नहीं आया उसको। ठीक है, तो देखते हैं आंसर कैसे लिखा गया है। आंसर में आइए बी। देखो बहुत इजी चीज है, पहले प्रोविजन इन लॉ, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन। प्रोविजन तो पता है, when the goods carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, the right of stoppage in transit is lost and transit comes to an end. Simple one word provision। देखो 3 मार्क का सवाल है तो आंसर ऐसे ही लिखना, succinct and short and to the point। ज्यादा मार्क्स रहता तो ज्यादा लिखते, कम मार्क्स रहेगा तो कम लिखोगे, क्योंकि समय के साथ प्रोपोर्शनेट है मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर है ना बेटा, लॉ में टाइम मैनेजमेंट यही पे गड़बड़ा जाता है स्टूडेंट्स का। Okay, on the other hand, according to section 57 of Sale of Goods Act, where buyer suffers a loss due to non-delivery, he can sue the seller for damages. Rights of buyer against seller, non-delivery की वजह से damages non-delivery के लिए मांग सकते हैं। So in the instant case, दोनों प्रोविजन लिख दिए दोनों क्वेश्चन का पार्ट का। अब in the instant case, transit comes to an end when Chetan wrongfully refuses to deliver the goods to Baburam and he suffered a huge loss due to non-delivery. Hence, Ansari cannot stop the goods in transit and Baburam can claim loss suffered due to non-delivery from Ansari. दोनों आंसर कह दिए, and with that we conclude our another grappling session of CA Foundation Law. With CA Law Easy, we make your life easy. Subscribe, share and like for more videos.